हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कर्वक जो चैप्टर है, जो पद खंड का चैप्टर नंबर 1 ही है, कर्वक पाठ का, जिसको लिखे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। इनको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पिछले हमने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जो कर्वक पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लाइन एक्सप्लेनेशन यानी संपूर्ण हिंदी अर्थ देख चुके हैं। आप अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और सबसे आसान भाषा में देखेंगे, ऐसा देखेंगे आपको इसमें ही समझ में आ जाने वाली है। जो हिंदी क्लास 12 का पोएट्री चैप्टर 1 यानी पदखंड चैप्टर 1 कर्वक। ये हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी है। इनका एक आँख है और एक कान चाहिए, सुनते हैं। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन चला जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पद्मावत के कवि का क्या नाम है। पद्मावत के जो कवि है उनका क्या नाम है। ये क्वेश्चन 2 नंबर यही में रहेगा। हो सकता है कि ऐसा दे दे आपको लगेगा कि 1 नंबर, लेकिन नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पद्मावत के कवि का नाम क्या है। तो मलिक मोहम्मद जायसी नाम है। और कर्वक के कवि कौन है। कर्वक के कवि कौन है, तो ये जायसी जी है, महाकवि जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है। किस शाखा के पूछा जाए तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि है। और फूल मरे पे मरे नवासु क्या तात्पर्य है। जब फूल मरे पे मरो नवासु यानी फूल मर जाता है लेकिन उसका जो श्वास या सुगंध होता है वह नहीं मरता है। तो ये कहाँ से लिया गया, तो मनुष्य मर जाता है पर वह उसका कर्म अमर रहता है। यह कहाँ से क्या तत्व कहाँ से लिया गया, तो कर्वक से लिया गया, ऐसा लिखना है आपको। और क्या तात्पर्य है, तो यही तात्पर्य है कि मनुष्य मर जाता है लेकिन उसका कर्म जो होता है वह जिंदा रहता है। और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है। ये क्यों कहा है कि मेरा दर्पण के समान मेरी आँखें हैं। तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कवि ने अपनी एक आँख की पहचान यानी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ व निर्मल होता है। इसलिए क्योंकि दर्पण जो होता है वह एकदम साफ और स्वच्छ निर्मल होता है। उसमें मनुष्य की वैसी ही प्रतिछाया दिखती है, जिसमें मनुष्य की वैसे ही प्रतिछाया यानी वैसे ही देखते हैं जैसे वैसा वो होता है, जैसा वह वास्तव में होता है। कवि स्वयं को दर्पण के समान स्वच्छ व निर्मल भावों से ओतप्रोत बताते हैं। यानी जो कवि है वे भी कहते हैं कि जैसे दर्पण में तुम जो भी चीज़ देखोगे एकदम जैसे रियल में वैसे दिखा देगा, वैसे ही हमारे में भी वैसे ही हम भी वैसे ही जैसे हम दिखते हैं। यह बताने का प्रयास कर रहे हैं उसके हृदय में जरा सा भी कृत्रिमता नहीं है। उसके इन निर्मल भावों के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग, उनके इसी भाव के कारण जो बड़े बड़े रूपवान लोग हैं, जो बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं, ये तो बहुत कुरूप है। ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी बहुत कुरूप और एक आँख से अंधे और एक कान से बहिर थे। और बहुत और जो रूपवान लोग हैं उनके चरण पकड़ कर लालसा के साथ उसके मुख की ओर निहारते कुछ बोलेंगे, ऐसा मानते जो बड़े बड़े रूपवान लोग हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए, ये आपको 2 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि पहले कर्वक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। जो पहले कर्वक यानी 2 कर्वक है, एक पहले वाला फर्स्ट वाला, दूसरा सेकेंड वाला। तो पहलका में बोला जा रहा है कि पहले कर्वक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। तो तात्पर्य बताते हैं कि उत्तर में आपको लिखना है अपनी कविताओं में कवि जायसी ने कलंक, कांच और कंचन आदि शब्दों का प्रयोग किया है। अपनी कविता में, ये तो हम भी जानते हैं, तभी तो वो क्वेश्चन आया है कि पहले कर्वक में कि कंचन और कांच कलंक से क्या तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है कि अपने कविताओं में कवि जायसी ने कलंक, कांच और कंचन आदि शब्दों पर प्रयोग किया। इन शब्दों की कविता में अपनी अलग अलग विशेषता है। इस सब को जो अपनी कविता है उनका अलग अलग विशेषता है, यानी उनका लिखने का तरीका अलग अलग है, ऐसा करना चाहते हैं। कवि ने इन शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त देने का कार्य किया है। सब जो अति शब्द है उनको अपने जो जायसी जी है जो अपने माध्यम से अपने तरीके से इसको आसान से आसान बनाने का प्रयास किए। जिस प्रकार काले धब्बे के कारण जो काला धब्बा होता है, काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया है। जैसे चंद्रमा में है, जैसे वो उजला तो है लेकिन उसमें थोड़ा सा देखेंगे बढ़िया से तो आपको काला दिखा देंगे, यानी उसमें थोड़ा सा
दाग है यानी कलंकित हो गया। फिर भी अपनी प्रभा से जग को, फिर भी अपनी जो थोड़ा थोड़ा ही किरण है, फिर भी अपनी प्रभा से जग को अलौकित करने का काम करता है। फिर जग को अलौकित करने का काम करता है। उसकी प्रभा के आगे, उसकी प्रभा, उसके चमत्कार के आगे चंद्रमा का काला धब्बा ओझल हो जाता है। वो अपने ऐसे काम करते हैं कि जो चंद्रमा का जो प्रकाश वो भी ओझल हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गुणीजन कीर्तियों के सामने उनके एकाध दोष लोगों की नज़रों से ओझल हो जाते हैं। कंचन शब्द का प्रयोग करने के पीछे कवि की धारणा यह है कि जिस प्रकार शिव जिस प्रकार शंकर जी जो है सिर्फ त्रिशूल द्वारा किए जाने पर सुमेरु पर्वत को सोने का हो गया, ठीक उसी प्रकार यानी जो भगवान शिव जो सुमेरु पर्वत को तोड़ने गए तो जैसे अपना त्रिशूल लगाए हुए क्या हो गया, सोने का हो गया। उसी प्रकार सज्जनों की संगति से दुर्जन भी श्रेष्ठ मानव बन जाता है। संपर्क और संसर्ग में ही वह गुण निहित है, लेकिन पत्रता भी अनिवार्य, लेकिन जो पत्रता है वह भी अनिवार्य है। यहाँ भी कवि ने गुण कर्म की विशेषता का वर्णन किया है। कांच शब्द का अर्थव्यवस्था भी अब कवि ने अपनी कविताओं में स्पष्ट करने की चेष्टा की है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या था कि पहले कर्वक है, जो सबसे पहला कर्वक है उसमें कंचन, कलंक और कांच से क्या तात्पर्य है, तो तात्पर्य हमने बता दिया कि क्या तात्पर्य है। और अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसमें ही बचा हुआ है, अभी 7 नहीं है, ये जो 6 था इसी में यही बचा हुआ है कि इसमें है कि बिना घड़ियों यानी सोने गलाने की पात्रों को घड़ियाँ कहते हैं। गलाए कांच असली स्वर्ण रूप को नहीं प्राप्त कर सकता, असली जो रूप है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार इस संसार में किसी मानव को बिना संघर्ष यानी विदाउट तपस्या और त्याग के श्रेष्ठता नहीं प्राप्त हो सकती। उपरोक्त शब्दों की चर्चा करते हुए कवि ने लोक जगत को यह बताने की चेष्टा की है कि किसी भी जन को अपने लक्ष्य शिखर पर चढ़ने के लिए जीवन रूपी घड़ियों में स्वयं को तपाना पड़ता है। जब भी किसी को अगर बड़ा कुछ करना है तो सबसे अलग करके उसको बहुत सारे मेहनत पसंद करना होगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। निखारना पड़ता है, उनको बहुत ही निखारना पड़ता है, यानी उसको बादर करना पड़ता है, निखारना पड़ता है। उक्त शब्दों के माध्यम से कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि गुणी के लिए सतत संघर्ष और साधना की जरूरत, जो गुणी है उनके साधना की ज़रूरत है और सतत तपस्या ऐसे को ज़रूरत है। यही एक माध्यम है जिसके कारण जीवन रूपी ने सुमेरु चांद या कचेद होने की असली रूप दिया जा सकता है। गुणवान व्यक्ति सर्वत्र और सर्वकाल में पूजनीय वंदनीय। कहने का तात्पर्य है कि यह एक आंख से अंधे होने पर भी जासी अपनी प्रतिभा और संस्कृति के बल पर लोक जगत में सदैव पाते रहेंगे। ऐसा कौन लिख रहा है, तो ये मलिक मोहम्मद जासी लिख रहा है कि जो जगत को यह बताने का चेष्टा कर रहा हूँ कि किसी भी जन को अपने लक्ष्य यानी शिखर पर चढ़ने के लिए जीवन रूपी घड़ियों में स्वयं को तपाना जरूरी नहीं है। जो जीवन का जो बाहर का घर है उसमें तपाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि पहले कर्वक में व्यंजित जायसी ने आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में, जो पहले कर्वक में व्यंजित जो जायसी जी है वे क्या कहते हैं वे आपको बतानी है। तो पहले कर्वक में महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी कुरूपता और एक आंख से अंधे होने पर शोक प्रकट नहीं करते हैं, यानी अपने शोक पैदा नहीं कर रहे हैं कि मैं अंधा हूँ और एक आंख से सुन नहीं सकता, ऐसा शोक नहीं कर रहे, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर लोकहित की बातें करते हैं। प्राकृतिक प्रतिगीतों द्वारा जीवन में गुण की महानता की विशेषता का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा काले धब्बे के कारण, जिस प्रकार जो चंद्रमा है वह काले धब्बे के कारण यानी काला उसमें कुछ रंग के कारण कलंकित हो तो गया, किंतु अपनी प्रभायुक्त आभा से सारे जग को आलोकित करता है। अंततः उसका दोष गुण है कि आगे ओझल हो जाता है। जिस प्रकार बिना आम्र में मंजरियों या डाब के नहीं आने पर सुवास नहीं पैदा होती है, स्वाद नहीं पैदा होती है। जब उसका क्या करते हैं कि उसमें आम में मंजरी नहीं आती है, उसमें स्वाद नहीं होता है। चाहे सागर का खारा पान उसके गुणहीनता का घोतक है। सुमेरु पर्वत की यश गाथा भी शिव त्रिशूल से स्पर्श बिना निरर्थक घड़ियों में तपाए, बिना सोना
में निखर नहीं आता है और ठीक उसी प्रकार कवि का जीवन भी नेत्रहीनता के कारण दोष भाव उत्पन्न तो करता है, किंतु उसकी काव्य प्रतिभा के आगे सब कुछ गौण पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि कवि का नेत्र नक्षत्रों के बीच चमकते शुक्र तारा की तरह है, जिसके काव्य का श्रवण कर सभी जन मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार अथाह गहराई और असीम आकार के कारण समुद्र की महानता चंद्रमा अपनी प्रभायुक्त आभा के लिए खुशदाई है। सुमेरु पर्वत शिव त्रिशूल द्वारा आहत होकर स्वर्णमयी रूप को ग्रहण कर लिया, आम भी डाब का रूप लेकर सुवासित और रामधूर हो गया। घड़ियों में तप कर कच्चा सोना भी चमकते सोने का रूप पा लिया। जिस प्रकार दर्पण निर्मल और स्वच्छ होता है, जिस प्रकार जो दर्पण होता है निर्मल और स्वच्छ होता है, वैसी जिसकी छवि होती है वैसी ही प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है। ठीक उसी प्रकार कवि का व्यक्तित्व भी, कवि का हृदय स्वच्छ और निर्मल है, उसकी कुरूपता और एक आंख से अंधेपन से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वह अपने लोक मंगलकारी काव्य सृजन कर सारे जग को मंगलमय बना दिया। इसी कारण रूपवान भी उसकी प्रशंसा करते हैं और शीश बनवाते हैं। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने आत्मविश्वास का सटीक चित्रण अपनी कविताओं का दिया है। आपको कविता पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट यानी मज़ा आया होगा। और अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा की है, वो इसकी इच्छा का क्या मर्म बताइए। किस लेखक ने पाठ और लेखक का नाम याद करेगा ठीक बताने के लिए कहा है। तो उत्तर में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी स्मृति के अर्थात जो ईश्वर प्रकट होता है उसको वर्णन अपनी कविताओं में किया। कवि का कहना है कि मैंने जान बूझकर संगीतमय काव्य स्मृति बरकरार रहे, इस काव्य का स्मृति बरकरार रहे। इस काव्य यानी कृति में वर्णित प्रगाढ़ प्रेम वर्था नयन रे अश्रुधारा से सृजित यानी कठिन तेरह प्रधान काव्य दूसरे शब्दों में जायसी ने उस कारण का उल्लेख किया है जिससे प्रेरित होकर उन्होंने लैंगिक कथा को आध्यात्मिक विवाह और कठोर रूपी साधना के सिद्धांतों से परिष्कृत किया। इसका कारण उनकी लोकनका लोकनका लिखते ही तो उससे उनकी प्रति चीर अस्थाई तक हो जाती है, जिसको पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठा किया है। लोकेशन भी मनुष्य की सबसे प्रमुख होती है। और अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चंद्रमा अपनी प्रभायुक्त आभा के लिए सुखदायी है। इसके पर्वत शिव त्रिशूल द्वारा आहत होकर स्वर्णमयी रूप से ग्रहण कर लिया, आप भी डाब का रूप पाकर सुवासित और मधुर हो गया। घड़ियों में तप कर कच्चा सोना भी चमकते हैं सोना का रूप पा लिया। एडोल्फी ARTUS और स्वच्छ होता है, जैसी उसकी परीक्षा में आया होता है। उसकी कुरूपता और एक आंख से अंधेपन से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह अपने चोट लग जाने पर उनको जल्दी कीजिए। और अगला क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भाव स्पष्ट कर जो लही अम्बही डब न होई, लही सुगंध बसाई न सोई। इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब भी जो आम में जो डाब यानी मंजरी नहीं होती है तब भी उसमें सुगंध नहीं आती है, ऐसा कहा जा रहा है। और प्रस्तुत पंक्तियों करवक से उद्धृत की गई है। इस कविता का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने विचारों को प्रकट करने का काम किया है। जिस प्रकार आम में नुकीली डाब नहीं निकलती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती, यानी आम में सुगंध आने के लिए डाब युक्ति मंजारियों का
कंजरियों का क्या करना है, कटहल ले आना है। इंदाब के कारण आम की खुशबू बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार गुण के बल पर व्यक्ति समाज में अंदर पाने का हृदय काष्ठ बन जाता है। उसकी गुणवत्ता उसके व्यक्तित्व में निखार कर देती है। वाव्य भारतीय प्रयोग वहाँ पर अत्यंत तिरस्कृत होता होगा। कांच ध्वनि है, वह वहनी है। प्रयोजनवी लक्षण का आधार कठोर खड़ी है। इसमें स्वास्थ्य का घेरा क्या है, इसमें स्वास्थ्य का घेरा त्याग रहता है और एक दूसरा अर्थ निकलता है। इन का दूसरा फोर्सेस अर्थ की जब तक नुकीले टांगे से कैसे निकाले। और अगला क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में रक्त के